हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। बहुत ही शानदार वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बेहद खास वीडियो है ये, क्योंकि इसमें मैंने करवाया है आपको क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन का चैप्टर। मेंसुरेशन में हमने 2D और 3D के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए हों। कुछ क्वेश्चन हमने एसआई, ग्रुप डी और एनटीपीसी के भी लिए हैं, जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है आने वाले दिनों में। वो इस वीडियो को डिटेल में देख कर जाएं, क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर करने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी कवर होंगी। तो अगर क्वेश्चन घूम फिर के उन्हीं में से आ जाए तो आप उन्हें आसानी से कराएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले, ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे तो हुए जो ऑलरेडी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब उनको प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है कि पेपर में टाइम बचाते हुए कैसे क्वेश्चन करना है। तो हम इसमें उन तरीकों पे भी बात करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को सिर्फ देखने मात्र से सोल्व कर सकते हैं, या सिर्फ एक या दो लाइन लिखकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है आप क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो लेकिन आप उसे लॉन्ग तरीके से सोल्व करते हो। दूसरा, उन बच्चों के लिए बेहद खास है जिन बच्चों ने हाँ भी पहला ही अटेम्प्ट है उनका या तैयारी अभी शुरू की है, लेकिन वो एग्जाम देकर देखना चाहते हैं कि एग्जाम किस तरह से आता है। तो वो भी इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इसमें मैं पहले डिटेल से बताऊंगा फिर शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। तो दोनों के लिए बेहद खास वीडियो होने वाली है। और सभी परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी की भी परीक्षा आने वाली है, एसआई की भी और एनटीपीसी की भी, तो ये सारी की सारी चीजें जो रेलवे से रिलेटेड है, इनके क्वेश्चन एक दूसरे की परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो इसलिए सभी के लिए एक खास है। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है, 260 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी है, ये हमसे पूछी है। देखिए परिधि क्या होती है, किसी भी आयत हो, कोई वर्ग हो, कोई भी चीज हो, उसकी परिधि निकालनी है तो उसकी सारी भुजाओं की लंबाई आपस में जोड़ दो तो उसकी परिधि आ जाती है। कुछ फॉर्मूले भी होते हैं डायरेक्ट, उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि आयत, आपको पता होगा कि आयत जो होता है वो किस तरह का होता है। आयत ये होता है जिसकी आमने सामने की लंबाई क्या होती है, भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो दे रखी है वो हमें कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसका जो कर्ण दे रखा है हमको, वो कितना है, 260 सेंटीमीटर है। इसके बाद शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आयत की जो परिधि होती है, आयत की जो परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी कि ब्रैकेट के बाहर दो आ जाएगा, लंबाई प्लस जोड़, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी। दो लंबाई और दो चौड़ाई जुड़ेंगी, दो कॉमन आ जाता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में आ जाती है। तो लंबाई और लंबाई दो लंबाई हो जाती है, चौड़ाई चौड़ाई दो चौड़ाई होता है। दो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। ये इसका फॉर्मूला बनाने का तरीका भी है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चौड़ाई चाहिए और लंबाई। चौड़ाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर की दी हुई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपने पढ़ा होगा एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय वो क्या होती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर। अब हमारे को क्या चाहिए, हमारे को तो चाहिए लंबाई, हमारे को चाहिए ये आधार, ये उसकी लंबाई या चौड़ाई कह सकते हैं आप। ठीक है, ये एक क्या बन गया है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ये क्या होता है, आधार, ये क्या होती है, इसकी लंबाई। ठीक है, तो हमें निकालना है आधार की लंबाई। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ये लंबाई उधर चली जाएगी तो इस क्या हो जाएगी, प्लस की चीज बराबर से उधर जाकर माइनस हो जाती है। तो अगर मेरे को आधार की लंबाई निकालनी है तो मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, विकर्ण की घात 2 माइनस लंबाई की घात 2। यानी कि एक चीज और आप यहाँ से सीखें, अगर आपको हमेशा तीन भुजाएं देंगी, समकोण त्रिभुज जब आपको दिखाई दे इस तरीके से, तो आपको तीन भुजाएं पता होंगी, लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो अगर एक विकर्ण दे दिया है और इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा की आपको लंबाई दे दी है, दूसरी की पूछी है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट अंडर रूट लगाओ, विकर्ण का वर्ग कर दो। जैसे कि विकर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, 260 की घात 2 माइनस लंबाई कितनी दे रखी है इसकी, 100 की घात 2। लंब की लंबाई कितनी है, 100 की घात 2।
तो डायरेक्ट ऐसे कर दो तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक आपकी निकल कर आ जाएगी। अगर विकर्ण दिया है और इन दोनों में से कोई सी भी एक भुजा दी है, कोई सी भी एक पूछी है, तो आपको डायरेक्ट कर्ण के स्क्वायर में से वो जो भी भुजा की लंबाई दे रखी है वो क्या कर दो, घटा दो, और उसका अंडर रूट कर दो, आपका क्या आ जाएगा, तीसरी भुजा निकल कर आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करते होंगे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन काफी लंबा पड़ता होगा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आपको मैं वो दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो हम अपनी बेसिक क्लास में बताते हैं और जिसको करते हुए हम अपना टाइम बचाते हैं। जैसे कि दूसरी चीज एक आपने पढ़ी होगी, समकोण त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, उनके कुछ ट्रिपलेट होते हैं, उनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एक ट्रिपलेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, 5, 12, 13, ठीक है। मैंने देखा इसमें 26 है, तो 13 में 2 की गुना करने पर 26 आता है। 0 भी है तो मैं 13 में 20 की गुना कर दूंगा। तो जब मैं इसमें 13 में 20 की गुना करूंगा, इसमें भी 20 की गुना करनी पड़ेगी और इसमें भी 20 की गुना करनी पड़ेगी। तो देखिए ये तो आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 260। तो हमें एक ट्रिपलेट मिल गया कि एक भुजा 100 है, दूसरी 260 है, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी, 240 होगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करने से बच सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी भुजा हमारी कौन सी है, 240। हमको अब सारी चीजें पता चल चुकी है कि ये वाली जो भुजा है ये कितनी है जी, 240, ये कितनी है, 100। यहां मान रख दूंगा मैं 2 इंटू 240 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 2 गुना 340। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 680 आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 680। अब ये तो हुआ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से चीजें समझना चाहते हैं। मैंने उनको ये पाइथागोरस प्रमेय भी लिख कर दिखाई है और इस तरीके से भी समझाया है। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, आपको ये देखना है कि हमको टाइम कैसे बचाएं, कैसे स्पीड से क्वेश्चन करें, तो वो क्वेश्चन को कैसे करेंगे उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप सबसे पहले ये देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर और 260 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है। आप 260 देखते ही आपको दिखना चाहिए कि ट्रिपलेट कौन सा बन रहा है। तो ट्रिपलेट बनेगा 5, 12, 13, क्योंकि 13 में गुना करेंगे तो ही 26 बन सकता है, ठीक है। तो 13 में मैं किस चीज की गुना करूं कि 260 बन जाए। आपने कहा जी 20 की गुना कर दो, मैंने कहा 20 की अगर इसमें गुना करेंगे तो 20 की सब में गुना करनी पड़ेगी। तो इसका मान तो कितना आ जाएगा, 100, इसका 240 और इसका 260। इसका मतलब एक भुजा 100 है, दूसरी भुजा 240 है, और विकर्ण कितना है, 260। तो मुझे लंबाई और चौड़ाई दोनों की दोनों पता चल गई है। और मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस के बी, परिधि निकालने का आयत की। तो 100 प्लस 240 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुना 340, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 680। तो जो लोग स्पीड से क्वेश्चन करना चाहते हैं उनको इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है। इसकी परिधि जो है 294 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। यह क्वेश्चन पूछा गया है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का अनुपात दे रखा है। मैंने कहा था कि अगर आपसे परिधि पूछी जाए तो चारों भुजाओं की लंबाई को क्या कर दो, जोड़ दो। तो अगर मैं इसकी पहली भुजा को मान लूं 2x, दूसरी को मान लूं 3x, तीसरी को 4x और चौथी को क्या मान लूं 5x। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, 5, 4, 9 और 3, 12 और 2, 14, तो टोटल हो जाएगा 14x। और ये परिधि दे कितनी रखी है, 294। तो इसे बराबर किसके रख देंगे, 294 के। 14 से इसे काट दूं, 14 दूनी 28, 14 कम 14, x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, 2x। तो 2x का मान निकालना है हमें, 2 गुना 21। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कहाँ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब ये तरीका हो गया थोड़ा सा लॉन्ग। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट देखिए, लंबाई का जो अनुपात है, अनुपात को जोड़ दो। 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14। तो 14, अब मैं x नहीं मानूंगा, अब मैं क्या मानूंगा, यूनिट मान दूंगा। तो 14 यूनिट का जो मान दे रखा है हमें, 14 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 294 दे रखा है। तो एक यूनिट का मान जब हम निकालेंगे, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछिए सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2। तो इसका मतलब है हमसे 2 यूनिट का मान पूछा गया है। 2 यूनिट का मान हो जाएगा 2 गुना एक यूनिट के मान की आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें गुना करनी पड़ेगी। तो 21 की गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 42। तो ये क्वेश्चन जो है 1-2 लाइन में आपके खत्म होने वाले हैं। तो आपको मजा भी आ रहा होगा कि लॉन्ग तरीके से भी समझा रहा हूं मैं और शॉर्ट तरीके से भी। कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 56 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। देखिए समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का जब हमें फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा की घात 2। ठीक है, तो √3/4 और भुजा कितनी दे रखी है हमें, 56 सेंटीमीटर। तो 56 की घात 2 यानी कि 56 गुना 56। 4 से अगर मैं काट दूं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और अगर इसकी गुना करेंगे तो हम देखेंगे कि 6 चौक 24, √3 तो आएगा ही आएगा, 6 चौक 24, बाद में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें बाद में 4 आ रहा हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसमें हमने प्रयोग किया है यूनिट डिजिट मेथड का, हमने कैलकुलेशन पूरी नहीं की है। हमने देखा है कि 6 और 4 की गुना करने पर 6 चौक 24 सबसे शुरू में क्या आना चाहिए, इकाई-अंक 4 मिलना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन जिसमें इकाई-अंक क्या दे रखा हो, 4 दे रखा हो। बाकी आप गुना भी कर सकते हैं, गुना करना चाहे तो 14 छिक 84 होता है, 84 का 4 हो जाएगा, 80 लगे 8, 14 पंजे 70 और 8 कितना हो जाएगा, 78, √3 साथ में आ जाएगा, तो आंसर होगा 784√3। तो अगर आपको 14 का टेबल या 14 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती, तो आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके इकाई के अंक का इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 2019 में पूछा गया था कांस्टेबल में। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार कितना है, 72 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बना देता हूं मैं। समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा है, 78, आधार कितना दे रखा है, 72। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे, इसका क्षेत्रफल पूछा है। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। आधार की लंबाई मुझे पता है 72, लेकिन ये ऊंचाई मुझे नहीं पता है, तो मुझे ऊंचाई लगा निकालनी पड़ेगी। तो ऊंचाई निकालने के लिए मुझे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर हमें विकर्ण पता है, अगर हमें विकर्ण पता है और एक भुजा पता है, दूसरी हमसे पूछी है, तो आपको सीधा क्या करना है कि विकर्ण के वर्ग में से एक जो भुजा की लंबाई दे रखी है उसका वर्ग घटाकर उसका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, तीसरी भुजा अपने आप निकल कर आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से अगेन आपको क्या करना पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका, अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि 13 छिक 78 होता है, 12 छिक 72, 12 और 13 आ रहे हैं इनमें, इसका मतलब एक ट्रिपलेट है हमारा जो कि क्या है, 5 12 13, वो यहाँ पर काम करेगा। देखो 13 में 6 की गुना करूंगा, 13 छिक 78, 12 में 6 की गुना करूंगा, 12 छिक 72, तो 5 में भी कहीं की गुना करनी पड़ेगी 6 की, तो ये हो जाएगा 30 72 78, ट्रिपलेट आ गया। तीसरी भुजा निकलकर कितनी आ गई मेरी, 30 आ गई। तो फॉर्मूले में मैं मान रख दूंगा, फॉर्मूले में रखूंगा 1/2 गुना आधार कितना दे रखा था, 72 72 गुना ऊंचाई कितनी निकल कर आ गई, 30, तो 30 रख देंगे। अगर मैं इससे से काट दूं तो कितनी बार कटेगा, 36 बार। गुना करेंगे तो 36 18 हासिल लगाएगी, 3 3 9 और 1 10, 1080 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तरीका उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग एडवांस लेवल पर हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट ये देखना है कि हमें दे क्या रखा है। हमें 72 पता है और हमें 78 पता है, तो मुझे एक चीज पता चल गई, 5 12 13, 13 छिक 78, 12 छिक 78, 6 पंजे 30, तीसरी भुजा कितनी आ गई, 30। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखेंगे 1/2 गुना 30 गुना 72, इससे इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 36, इसकी इसमें गुना कर देंगे तो 0810, तो आपका आंसर आ जाएगा 1080। तो जो भी लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वो इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस अभी भी कमजोर है। आप एग्जाम में टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा। देखिए आपको बेसिक क्लास में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे होता है, फिर एडवांस लेवल पर कैसे किया जाता है। हम जब अपनी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम वाकई टाइम लेकर पढ़ाते हैं, पूरा टाइम हम बच्चे का उस टाइम पे लेते हैं ताकि जब वो पेपर में अटेम्प्ट करने पेपर जाए तो उसको पता हो कि शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर वो शॉर्टकट भूल जाता है किसी कारण से तो लॉन्ग तरीका भी उसको पता होता है, इसलिए हम पहले बेसिक बताते हैं फिर उसके साथ साथ उसका शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। तो इन चीज़ों में आपको टाइम लगता है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप हमेशा अपना 1 साल अपने बेसिक्स पर जरूर दें, बेसिक्स मजबूत करें ताकि बार बार आपको रिपीट चीजें ना पढ़नी पड़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम आया
और किताब उठाकर चल दिए तैयारी करने के लिए। उनके साथ फिर पता चला आज आरपीएफ का पेपर है कांस्टेबल का, कल को एसआई का आएगा तो एसआई में दोबारा से तैयारी करेंगे, फिर ग्रुप डी का आएगा ग्रुप डी में अलग से तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से बार बार बच्चे तैयारी करते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि आप एक बार डिटेल में सब कुछ पढ़ो, डिटेल में उसका लॉन्ग मेथड भी पढ़ो बेसिक से और उसका शॉर्ट मेथड भी पढ़ो। फिर जब आपका कोई भी पेपर आए तो आप अगर कहीं जाओ भी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जाओ कि मुझे बस स्पीड बढ़ानी है और स्पीड पर अपनी काम करना है, जो आप घर भी कर सकते हैं या फिर किसी टीचर के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। टीचर का ये फायदा हो जाता है कि टीचर की आपको साथ के साथ गाइडेंस भी मिलती रहती है, वो आपकी कमियों को पहचान कर आपको सही समय पर सही गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो उनका ये फायदा हो जाता है। जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो आप अपने दिमाग से करते हैं और आपको इतना तजुर्बा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको कई बार एग्जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो टीचर है वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दे चुके होते हैं, तो उनको पता है कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ इसको सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या दिक्कत होगा। तो टीचर तो आपको बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। मेरा सजेशन है, अगर आपके पास पास ऑफलाइन कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है तो आप उसका ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लें, अगर आप इतने सक्षम हैं ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन सिर्फ उन बच्चों के लिए बेहतर है जो बच्चे कहीं दूर दराज इलाकों से आते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जॉब में होते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता ऑफलाइन का, तो वो ऑनलाइन उनके लिए बेहतर हो जाता है। कुछ ना करने से बेहतर होता है ऑनलाइन। लेकिन अगर आपको ये देखा जाए कि ज़्यादा सक्सेस रेट किस में है, तो ज़्यादा सक्सेस रेट जो है वो ऑफलाइन बैचों में ही आता है। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो ऑफलाइन बैच अपना जरूर शुरू करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि असली चीज़ ऑफलाइन में ही मिलती है। ठीक है। और उसके ऑफलाइन बैच की फीस भी ज़्यादा होती है। फीस क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन होता है आपका टीचर के साथ। आप टीचर आपका चेहरा देखकर भी ये समझ पाता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं। ऑनलाइन जब हम पढ़ा रहे होते हैं हमें ये नहीं पता चलता, जब तक आप लोग ना बताएं कमेंट करके कि हमें कोई चीज़ समझ आई या नहीं आई, तब तक हमें नहीं पता चल पाता। लेकिन ऑफलाइन में हमें आसानी से पता चल जाता है। तो सजेशन यही है कि आप बिल्कुल बेसिक से अपना 1 साल अपने बेसिक्स पर दें। 1 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अगर आप थोड़ा थोड़ा हर बार पढ़ने जाते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए, तो 4-5 साल उसमें लग जाते हैं और कई बार उससे सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। कभी कुछ नई चीज़ आ जाती है, कभी नई चीज़ आ जाती है। उससे बेहतर है आप अगर नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप पूरा 1 साल डिटेल में पढ़ें, और इतना अच्छे से डिटेल में पढ़ें कि फिर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, ग्रुप डी या एनटीपीसी कोई भी परीक्षा दें तो आपका सिलेबस जो है वो आपको ये पता हो कि सब पढ़ा मैंने, सब कुछ है, बस मुझे अब ग्रुप डी की प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप डी के क्वेश्चन करने हैं, आता मुझे सब कुछ है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, ये मेरा आपका पर्सनल सजेशन रहेगा। ठीक है। वैसे तो हम प्रैक्टिस, जैसे हम प्रैक्टिस क्लास लेकर आ गए हैं, तो अगर आपको ने बेसिक अच्छे से नहीं कर रखे हों और मैं स्पीड से कोई भी शॉर्टकट बता के आपको निकलूं तो आपको शायद वो समझ में ना आए। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ो, ताकि उसके बाद एग्ज़ाम जोन सा भी आपके एग्ज़ाम आए उसकी आप कहीं से भी प्रैक्टिस करें तो आपको सब चीज़ समझ में आए कि किस टीचर ने क्या शॉर्टकट क्यों अपनाया है, और हाँ ये शॉर्टकट इस तरीके से हो सकता है। चीज़ें ऐसे पढ़नी चाहिए हमेशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर क्यूब स्क्वायर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी कमरे होते हैं ना, कमरों में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जिस चीज में भी 3 भुजाएं यानी कि 3 डायरेक्शन हो जाएं वो एक 3D आकृति होती है। और 3D आकृति का हमेशा क्या निकलता है? आयतन निकलता है। जिसमें 2 साइड होती हैं, 2 दिशाएं होती हैं, उसका हमेशा क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है। ये चीज भी आपको मैं आज बता दी है। ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन दे रखा है। देखिए, कॉन्फ्रेंस हॉल जो होता है वो एक घनाभ की आकृति होती है, और घनाभ का जो आयतन होता है वो आयतन क्या होता है? L गुना बी गुना एच। L गुना बी गुना L गुना बी गुना एच जो है कॉन्फ्रेंस हॉल का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा, जो कि कितना दे रखा है? 3808 दे रखा है। और जो कमरे का जो फर्श है, फर्श में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए कम फर्श का क्या लिख रखा है? क्षेत्रफल लिख रखा है। तो फर्श में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई करके, जो कि कितना दे रखा है? 224 दे रखा है। इसका मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई का मान हमारे पास कितना है? 224। तो इसका मतलब है मैं यहाँ से इन दोनों का मान क्या रख सकता हूँ? मैं 224 रख सकता हूँ। तो जब मैं ऐसे रखूंगा तो मैं लिखूंगा 224 गुना एच बराबर कितना? 3808।
तो h का मान जो आ जाएगा वो 3808 बटे कितना हो जाएगा 224। अब देखिए, अब मुझे ऐसी चीज बताइए, अगर मैं इससे इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा। तो दो तरीके हैं कैलकुलेशन करने के, एक तो आप आराम से काटते रहें, दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूं। देखिए 4 से, जब हम 4 से इसको भाग देंगे तो 8 पूरा पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो 8, 4 के पहाड़े में 8 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 4 दूनी 8, 2 पे आता है ना। या तो बाद में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या 4 सत्ते 28, बाद में क्या आ सकता है, 7। यानी कि इस 4 से बाद वाला 8 जो कटेगा, तो बाद वाली जो संख्या होगी काटने के बाद, वो उसके बाद में या तो 2 होगा या 7। मैं ऑप्शन देख लेता हूं, तो ऑप्शन में 2 तो कहीं नहीं है, लेकिन मुझे क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो इसका मतलब आंसर क्या है, 17 मीटर। तो जरूरी नहीं होता कि हर बार आप कैलकुलेशन ही करो, आप इसमें देखो, इसको कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने एक आपको डायरेक्ट अप्रोच ये बता दी है कैलकुलेशन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार जो है ऊंचाई का कितना है, 3 गुना है, उसका क्षेत्रफल 588 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ये उसका क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 588। फिर उसने एक बात लिख रखी है कि आधार जो है ऊंचाई का 3 गुना है। तो ऊंचाई अगर x है तो आधार कितना है, 3 गुना, यानी कि 3x है। तो इनकी आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 588। इसकी गुना करेंगे तो 3 तो जुका तू रहेगा, x की x में गुना होगी, x की घात 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 588। जब हम एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 588। 3 गुना में है तो बटे में चला जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, बचेंगे 2, 3 नम 27 और 3 छंग 18। तो एक्स स्क्वायर का मान 196 आ गया है। तो एक्स का मान कितना आ गया मेरा यहाँ पर, 14 आ गया है, ठीक है। एक्स का मान अगर 14 आ गया है, तो ऊंचाई जो थी इसकी, ऊंचाई कितनी दे रखी थी, ऊंचाई एक्स थी, तो एक्स का मान तो हो गया 14। और जो चौड़ाई थी, सॉरी आधार जो था, आधार कितना था, 3x था। तो 3 गुना 14 की गुना करेंगे तो 14 तिया 42। तो ऊंचाई 14 है, आधार कितना है, 42। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब बिना पेन के कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन कैसे सोल्व होता। आपको इस क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आधार की और ऊंचाई की गुना करने पर, तार की और ऊंचाई की गुना करने पर क्षेत्रफल आ जाता है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 588। यानी कि ऑप्शन में से मुझे ऐसे दो ऑप्शन लेने हैं जिनकी मैं गुना करूं, और गुना करने पर कितना आए, 588। अगर गुना करने पर 588 आएगा, तो बाद के अंकों की गुना करने पर इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन देखो जिनके बाद के अंक की गुना करने पर लास्ट में क्या आए, 8 आए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, 9 तिया 27, बाद में 7 आएगा, 6 दूनी 12, बाद में 2 आएगा, 5 पंजे 25, बाद में 5 आएगा, देखो 4 दूनी 8, बाद में क्या आएगा, 8। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी ही ऐसे हैं जिनके जिनकी आपस में गुना करने पर कितना आ जाएगा, 588 आ जाएगा। तो आपको ऐसी ऐसी अप्रोच पता होनी चाहिए। ऐसी अप्रोच आपको टीचर ही बताते हैं कि किस तरीके से आप कैसे काम करें कि आपका जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो क्वेश्चन करते तो होंगे, लेकिन हो सकता है बेसिक से करते हो। ये वाला तरीका किसी को पता ही ना हो कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसा तरीका लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो अगला क्वेश्चन 2019 कांस्टेबल में पूछा गया है। 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है जी। अगर आपको विकर्णों की लंबाई दे दी जाए और समचतुर्भुज का क्या पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। डी का मतलब होता है डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। पहला डायगोनल गुना दूसरा डायगोनल, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आपको ये चीजें नहीं लिखनी है, आप डायरेक्ट पेपर में क्या लिखें, आप डायरेक्ट पहले में लिखें 1/2 गुना पहले की लंबाई 31 है, दूसरे की लंबाई कितनी है जी 32। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 16 बार। 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 तिया 48 और 1 49। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 496। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ये फॉर्मूले आप अपने क्या नाम नोटबुक में लिख लें, ताकि एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप इनका रिवीजन
करके चले जाएं। और अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो वीडियो को अच्छे से देखें, और जब तक मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा देता आप कोशिश करें वीडियो को रोककर खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की। आप खुद से कैसे करते हैं ये पता चल जाएगा। दूसरा, फिर मैं आपको कैसा तरीका बताता हूँ, अगर कोई अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ तो वो भी आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि पेपर में आप अपना समय बचा सकें। अगला क्वेश्चन जो है 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया था, तो एनटीपीसी का क्वेश्चन भी लिया है, क्योंकि एनटीपीसी का क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई दे दी है और आपसे क्या पूछा है, परिमाप। देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 3a। तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप की बात करूं या परिधि की बात करूं, तो उसकी पूरी लंबाई आपको तीनों भुजाओं की क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। तो जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने तीनों भुजाएं a मान ली, तो ए आपस में जोड़ेंगे तो तीनों भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे 3a का मान निकालना है, और a यहाँ पर क्या है, भुजा की लंबाई है, a क्या है, भुजा। तो इसका मतलब है a का मान मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो जब आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी हो तो भुजा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भुजा बराबर 2√3 गुना ऊंचाई। ठीक है जी, ये वाला एक फॉर्मूला होता है। तो 2/√3, ऊंचाई का मान कितना है, 12, बटे में से अगर √3 हटाना है तो √3 की ऊपर नीचे क्या कर दो आप, गुना कर दो। तो ये तो ऊपर हो जाएगा 2 गुना √3 गुना 12, और जब √3 की √3 में गुना होगी तो रूट तो हट जाएगा, अकेला क्या रह जाएगा, 3। और 3 से 4 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब मैं इस 4 की 2 में गुना कर दूं तो 4 दूनी 8, और √3 जो का तो रह जाएगा। तो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, 8√3। अब आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा की लंबाई है 8√3, तो a का मान क्या रख देंगे, 8√3, तो 8 दिया 24√3 जो है वो अब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल हाई स्पीड में करना चाहते हैं तो देखिए, आपको इतना कुछ तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से फॉर्मूला आना चाहिए याद। फॉर्मूला आपको रफ कॉपी में नहीं लिखना है, आप रफ कॉपी में सीधा क्या लिखेंगे कि 2/√3 गुना कितना दे रखा है, 12, √3 की यहीं आपस में ही गुना कर देंगे। तो √3 की √3 में गुना करेंगे 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया, 8√3। अब 8√3 में आपको सिंपल किसकी गुना करनी है, 3 की, तो कितना आ जाएगा, 24√3। तो आपको इस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए अगर आप स्पीड पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2019 कांस्टेबल का है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है। उसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या अगर 19 गुना कर दी जाए तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुना हो जाएगी। देखिए, जितनी गुना त्रिज्या हुई है परिधि भी उतने ही गुना हो जाएगी, तो डायरेक्ट आंसर होगा 19। अब आप कह रहे होंगे जी कैसे, तो इसको मैं अभी समझा देता हूं। देखिए, वृत्त की जो त्रिज्या है, ले लेते हैं पुराने वाली ओल्ड और न्यू वाली ले लेते हैं। मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या 1 थी, अब 19 गुना हो गई है, तो 1 में 19 की गुना करेंगे तो नई त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। बात करिए कि परिधि कितनी हो जाएगी जी। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। कितनी होती है जी, 2πr। तो यहाँ हो जाएगा 2πr का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा जी, 19। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, 19। तो जो कॉमन चीज है उसे काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से कट जाएगा पाई, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 19। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिज्या अगर परिधि पहले 1 थी तो परिधि अब कितनी हो गई है, 19। कितने गुना हो गई परिधि, 19 गुना हो गई। तो अगर इसको इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आए तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करना है, आपको देखना है कि जितने गुना त्रिज्या हुई है उतने ही गुना क्या होगी, परिधि होगी। डायरेक्ट आंसर लगा देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2019 कांस्टेबल का है। क्या क्वेश्चन है कि 11√3 विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया और उसकी ऊंचाई कितनी है, आपसे ये पूछी है। ठीक है, और घनाभ की जो लंबाई है वो घन की भुजा के बराबर है।
और चौड़ाई का मान कितना दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। देखिए जब भी एक चीज पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे कि घन को पिघलाया गया तो इसका मतलब है घन का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा, क्या बनाया गया, घनाभ। तो घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की घात 3 और घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L गुना B गुना H। ठीक है, अब आपको घन की भुजानी दे रखी है, आपको दे रखा है घन का विकर्ण, तो इसका मतलब है पहले मुझे घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपको घन का विकर्ण दे रखा है और आपसे क्या पूछिए, घन की भुजा पूछी है, तो घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण जो होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। क्या होता है, √3 गुना भुजा। तो विकर्ण का जो मान दे रखा है वो है 11√3 और ये हो जाएगा √3 गुना भुजा। √3 गुना क्या हो जाएगा, भुजा। तो देखिए √3 से कटेगा √3 तो 11 बराबर कौन आ गया, भुजा। इसका मतलब है घन की भुजा कितनी आ गई है, 11 आ गई है। घन की भुजा कितनी आ गई है, 11। तो भुजा का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा 11 की घात 3 बराबर, लंबाई क्या कह रखी है उसने कहा, देखो घनाभ की जो लंबाई है वो घन की भुजा के क्या है, बराबर। और घन की भुजा कितनी आई है, 11। तो इसका मतलब है घनाभ की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 11। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई कितनी दे रखी है, 5.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई आपसे पूछी गई है, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो बटे में क्या आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 11 गुना, अगर मैं इसे काट दूं 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो ये बचेगा 11/2 गुना h। अब देखिए इधर 11 है, 11 से 11 कटेगा, इधर भी 11 है, 11 से 11 कटेगा। ये जो बटे का 2 है ये इधर आकर ऊपर गुना में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 गुना 2 और इधर कौन बचेगा, h। तो आंसर हो जाएगा 22 बराबर h। ऊंचाई कितनी आ गई है, 22 आ गई है, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन को देखिए कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले देखें कि भाई हमें घन का विकर्ण दे रखा है तो घन की भुजा तो मुझे निकालनी पड़ेगी तभी घन का आयतन निकल सकता है। तो आप डायरेक्ट निकाले, डायरेक्ट क्या करें, 11√3 बराबर √3 गुना भुजा। √3 से √3 बन गया, घन की भुजा कितनी आ गई है, 11। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 तो 11 गुना 11 गुना 11, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है तो 11 गुना 5.5 गुना कितना आ जाएगा, h। एक 11 से एक 11 कटेगा, 11 पंजे 55 होता है, लेकिन एक दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 11 बराबर, पॉइंट हटेगा बटे में 10 आ जाएगा, 5/10 गुना h। 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 की इधर गुना हो जाएगी तो 22 बराबर h। तो आप बिल्कुल ऐसे करके आए क्वेश्चन में, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं लिखनी है, फॉर्मूले आपको दिमाग में याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रफ कॉपी पर भी आप फॉर्मूले लिखने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। 4.2 मीटर लंबाई, 30 30 डेसीमीटर, ये क्या लिखा हुआ है, डेसीमीटर चौड़ाई और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2 × L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, अब मुझे इसका मतलब मुझे डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान रख देने चाहिए तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक समस्या क्या दी हुई है कि लंबाई तो दी हुई है मीटर में, चौड़ाई दी हुई है डेसीमीटर में, और ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। कभी भी ऐसे आ जाए तो सबसे पहले इनकी यूनिट जो होती है वो सारों की बराबर करनी पड़ती है। और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कैसे चाहिए, डेसीमीटर में चाहिए। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर। ठीक है,
जब कभी भी एक बड़ी चीज को छोटी चीज में बदलते हैं तो हमेशा क्या करनी पड़ती है, गुना। और जब एक छोटी चीज को बड़ी चीज में बदलते हैं तो क्या देना पड़ता है, भाग। इसका मतलब है मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो गुना करेंगे, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे तो भाग देंगे। किससे भाग देना है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं तो 10 से गुना करनी पड़ेगी। और ऐसे ही 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अब बात आते हैं, हमें दे रखा है 4.2 मीटर लंबाई दे रखी है, तो मुझे पता है इस मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना करनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 42 डेसीमीटर। ये लंबाई आ गई। और अगर बात करें सेंटीमीटर में, ऊंचाई दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर। मुझे पता है सेंटीमीटर को अगर मैं डेसीमीटर में बदलता हूं तो भाग देना पड़ेगा 10 से, तो आंसर आ जाएगा 18 डेसीमीटर। ठीक है जी, तो मीटर को भी डेसीमीटर में बदल दिया हमने, सेंटीमीटर को भी क्या में बदल दिया, डेसीमीटर में। अब हमारे पास सारी चीजें डेसीमीटर में आ चुकी है, चौड़ाई पहले से ही डेसीमीटर में हमारे पास थी। अब मान रख देते हैं डायरेक्ट, 2 गुना लंबाई जो है वो कितनी आ गई है, 42। चौड़ाई की अगर बात करूं तो चौड़ाई है 30, प्लस चौड़ाई 30 है, ऊंचाई 18 है, ऊंचाई 18 है और लंबाई कितनी है, 42। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 दूनी 6 और 4 तिया 1260 हो जाएगा ये। 18 तिया 54 होता है तो 540, 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3, 18 चौक 72 और 3 75, ये हो जाएगा। अब मोटा मोटा सा जोड़ लेते हैं फटाफट, ये 1200 है, ये 500 है, ये 700 है, 12 और 5 17, 17 7 2400 तो हो गया ये मोटा मोटा। अगर इसे जोड़ लूँ, 6 और 4 10 और 5 15, 150 ये हो जाएगा और 6 हो जाएगा ये। तो आंसर में क्या आएगा, 6 5 4 और 1 5 2, तो इसका टोटल आ जाएगा 2 5 5 6। अगर इसकी इसमें गुना कर देता हूँ, 6 दूनी 12 हासिल लगाइए, 5 दूनी 10 और 1 0, 5 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल लगाइए, 2 2 4 और 1 5। आंसर हो जाएगा 5112। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया। देखिए एक तरीका होता है, अगर मैं इसे देखूं तो ये 1200 दिखाई दे रहा होगा, 1200, ये 500, ये 700, तो मोटा मोटा मैंने जोड़ दिया 1200 500 700, कितना हो जाएगा 2400, तो 2400 लिख दिया। फिर मैंने 60 40 और 50 को जोड़ा, 60 48 100, 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। फिर इकाई के अंक पर यहाँ 6 था, यहाँ 0 थी, यहाँ 0 थी, तो मैंने 6 जोड़ दिया, तो इस तरीके से 2556 आ गया। गुना करी तो आंसर 5112 आ गया। देखिए जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशन नई सीखने को मिलती है, और प्रैक्टिस करने का आपको, अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी कम है तो आपकी स्पीड जो है एकदम बूस्ट होके दुगनी तिगनी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं कैलकुलेशन करने के। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बिना किसी देरी के, तो एक क्या दे रखा है, 10 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई। जब भी आपसे किसी कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई पूछे, कोई सबसे लंबे छड़ की लंबाई पूछे, कुछ भी चीज वो दे सकता है, वो पूछेगा कि बताओ सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि आपको पूछा है खंबे की लंबाई, क्या पूछा है, खंबे की लंबाई, तो खंबे की लंबाई अंडर रूट करके लिखें आप, एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है जी, तो एल का मान क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तीनों की तीनों विमाएं हमें दे रखी हैं, तो इनका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 25। तो अगर हम इनका जोड़ करेंगे तो 225 आएगा, और 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15। तो सबसे लंबी जो छड़ या सबसे लंबा जो खंबा रखा जा सकता है उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, 15 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने और चौड़ाई 5% घटाने का निर्णय लिया, तो पूछा गया है बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाले कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको, जब अभी मैं आपकी तैयारी करवा रहा था एसएससी जीडी की, उसमें परसेंटेज में भी करवाए थे। ये क्वेश्चन हम परसेंटेज में करवाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ भी करवा देता हूँ। जब भी किसी चीज की
एक बार वृद्धि की जाए और उसी संख्या की दोबारा क्या कर दी जाए, कमी हो जाए। तो ऐसे मिलाकर जो भी रिजल्ट आता है उसमें क्या होती है, कमी ही होती है। कितने की कमी होती है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 100% की कमी होगी। अब ऐसी कौन सी संख्या है, देखिए 5 है, 5 को सेंटीमीटर पहले बढ़ाया 5%, फिर 5% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, बटे में 100% का निशान और कमी झुकी। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 बटे 100% की क्या आ जाएगी, कमी। तो हम देखेंगे बटे में 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगी, तो आंसर आ जाएगा 0.25% की कमी। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0.25% की कमी। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आप डिटेल में क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5% लंबाई बढ़ा दी गई। 5% को अगर सोल्व करेंगे तो 5/100 करेंगे, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसे लिखेंगे 1/20। अब चूंकि लंबाई जो है वो बढ़ाई गई है तो इसलिए ऊपर की चीज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि लंबाई 20 से कितनी हो गई, 21। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि लंबाई जो है 20 थी पहले, अब कितनी हो गई है, 21 हो गई है। इसी तरीके से चौड़ाई जो है वो 5% घटाई गई। 5% का मतलब 1/20, घटाएंगे अगर तो माइनस करेंगे, तो 20 में से एक गया तो कितना बचा, 19। यानी कि जो चौड़ाई थी वो कितनी कर दी गई है, 20 से कितनी कर दी गई है, 19। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 400। इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 399। ठीक है जी। अब पहले क्षेत्रफल 400 था, अब कितना हो गया, 399। कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किस पे आती है कमी, पहले वाले क्षेत्रफल से निकालते हैं। तो बटे में कितना आ जाएगा, 400 गुना 100% का निशान। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी और 4 से जब इसे भाग देंगे तो 0.25% आ जाएगा, जो कि क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि देखो यहीं पता चल गया ना कमी हुई है, तो 0.25% की क्या हो जाएगी, कमी। तो अब आपको ये देखना है कि आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन समझना है या इतना बड़ा करना है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने समझा दिया है, जिनको डिटेल में समझना है उनके लिए भी और जिसको शॉर्टकट में करना है उनके लिए भी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। देखिए घन के एक फलक का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, इसका मान आपको कितना दे रखा है, 24। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी कि घन के फलक की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6। तो कितनी आ गई भुजा, 6। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन कितना होता है भाई, घन का आयतन होता है, सबको पता चल गया होगा, भुजा की घात 3। तो जब मैं 6 की घात 3 करूंगा तो 6 की घात 3 कितना आ जाएगा, 216। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 216 सेंटीमीटर की घात 3। क्योंकि भुजा की घात 3 हुई है इसलिए सेंटीमीटर की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे हुए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। देखिए जब भी हम किसी बेलनाकार चीज में भरी हुई मात्रा निकालते हैं तो इसका मतलब है हमसे बेलन का आयतन पूछा गया है, कि जो भी वो बेलनाकार चीज है उसमें कितनी मात्रा किसी चीज की आ सकती है, पानी या कुछ भी। ठीक है, इसका मतलब है जितना उसका आयतन होगा उतनी ही मात्रा उसमें आ सकती है। तो हम यहाँ से बेलनाकार टंकी का क्या निकाल देंगे, आयतन निकाल देंगे। तो बेलनाकार टंकी का जब हम आयतन निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलनाकार टंकी दी हो, बेलन दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो बेलन यानी कि सिलेंडर, तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इसका है स्क्वायर, तो इसकी 2 बार क्या करनी पड़ेगी, गुना। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। ठीक है, 7 से 7 कटेगा, 22 की 7 में गुना करते हैं तो 154 आता है। और जब इसकी 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3080 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए बेलन भी आ गया इसमें, ठीक है, समबाहु त्रिभुज भी आ गया इसमें,
आयत भी आ गया इसमें, है ना। कोशिश मैंने की है ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दूँ जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए अगला क्वेश्चन गोले पे आ गया, ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास कितना है, ये पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3, ये होता है। हमें गोले का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है 36 पाई, और ये हमें किसके बराबर रखना है 4/3 पाई आर की घात 3। पाई से पाई काट दूं मैं, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 नम 36, ठीक है। और इस 3 जो बटे में है इसकी 9 में गुना हो जाएगी और इधर रह जाएगा आर की घात 3, तो ये हो जाएगा 27 बराबर आर की घात 3। तो जब हम आर का मान निकालेंगे तो 3 इसका क्या निकालना पड़ेगा, घनमूल। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। तो आन त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अभी हमारे पास गोले की क्या निकल कर आई है, त्रिज्या निकल कर आई है। हमसे पूछा है गोले का व्यास, तो व्यास जो होता है गोले का वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 3, तो आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इसमें आपको मैंने बताया गोले का आयतन का फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की बात करें, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 10, 24 और 26 हैं। अगेन समकोण त्रिभुज की अगर बात करूं, इसकी 3 भुजाएं दे दी हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है विकर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा 26 दे रखी है, तो 26 तो आएगा यहाँ। अब अगर इस 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की बात करूं तो चाहे तो आप 10 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई फर्क इन चीजों से नहीं पड़ेगा। तो मैं इधर मान लेता हूं 10, इधर कितना मान लेता हूं 24। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2, आधार कितना लिया है 10, ऊंचाई कितनी है जी 24, तो 2 से 24 काटेंगे 12 बार, 12 की 10 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 120। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई क्या होनी चाहिए ताकि नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। उसने देखो क्या क्या है कि नए आयत का जो क्षेत्रफल है वो पुराने आयत के क्षेत्रफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लंबाई को कितनी बढ़ा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं, तो बताइए हमें चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी कि क्षेत्रफल वही रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि पहले आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब तो ये समझ में आ गया होगा आपको। लंबाई कितनी दे रखी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, इसका मतलब क्षेत्रफल कितना है 96। पुराने जो आयत है उसका क्षेत्रफल 96 है। उसने कहा है कि नए आयत का क्षेत्रफल भी पुराने के बराबर ही होना चाहिए, तो यानी कि नए आयत का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 96। और नए आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी है, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी। पहले कितनी थी 12 और 4 बढ़ाकर कितनी कर दी 16। तो पूछा है लंबाई तो हमारे पास आ गई है, लंबाई हमारे पास कितनी है नए आयत की 16, नए आयत का क्षेत्रफल कितना है 96। तो पूछा है नए आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो अगर मैं इस 16 से इसको काट दूं, 16 छिकम 96, तो नए आयत की चौड़ाई हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 6 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन कांस्टेबल 2019 का है, धातु की एक 25 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन के किनारे की लंबाई पूछी है। देखिए एक घनाभ, धातु की जो चादर होती है वो भी क्या होती है, एक घनाभ होती है। तो घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया, इसका मतलब है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन है वो बराबर हो जाएगा घन के आयतन के। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन होता है जी भुजा की घात 3 कर दो। ठीक है जी। तो मुझे पता है धातु की चादर की सारी चीज दे रखी है, लंबाई 25 है जी, चौड़ाई ये है
और गहराई या मोटाई हम कह सकते हैं 1 है। ऊंचाई कह लो या मोटाई कह लो, यहाँ पर एक ही बात चलेगी। तो ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, भुजा की घात 3। तो इनकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 बराबर भुजा की घात 3। जब मैं सिर्फ भुजा निकालूंगा तो ये 3 जो है 125 के ऊपर क्या लगा देगा, घनमूल लगा देगा। और 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 का घन करने पर कितना आता है, 125। तो वापस जाएंगे तो 5 क्या आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई है, 5 आ गई है। यही पूछा है कि किनारे की लंबाई कितनी है, तो घन के किनारे की लंबाई भुजा की लंबाई एक ही बात है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आखिरी क्वेश्चन क्या है, आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था। एक कांच की एक वर्गाकार टुकड़े को का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की दूरी कितनी दे रखी है जी, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। मेज की लंबाई पूछी है। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से क्वेश्चन समझाऊंगा कि देखिए, अगर ये एक पूरी की पूरी मेज है, इस मेज के बीच में कांच का एक वर्गाकार टुकड़ा रखा है। वर्गाकार टुकड़े की खास बात यह होती है कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। उसने कहा कि वर्ग के या कांच के टुकड़े और मेज की भुजा के बीच की दूरी 9 है। कांच का टुकड़ा ये है, ये कांच का टुकड़े है, और ये मेज की भुजा है। इसकी लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। देखिए, चूंकि क्या है, चूंकि आयत का जो लंबाई है यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी क्या है, बराबर। तो जितनी गैप यहाँ है उतना ही गैप क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक वर्ग है। वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसकी लंबाई जितनी है उतनी लंबाई इसकी है, घटा बढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब है जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी। अगर 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है तो 9 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। हमसे पूछा है पूरी मेज की लंबाई बताओ, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की पूरी की लंबाई पूछी है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक की पता है, यहाँ से यहाँ तक की पता है। बीच में जो ये कांच का टुकड़ा रखा है, इसकी लंबाई अगर और पता चल जाए तो सबको जोड़ दूंगा, पूरी मेज की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो अब जो हम है, अब हम इस कांच के टुकड़े की लंबाई निकालेंगे। एक भुजा की लंबाई निकाल दो इसकी। अब देखिए क्या होता है कि कांच के टुकड़े का हमें वर्गाकार टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल है 1369। देखिए, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2। भुजा की घात 2 ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 1369 बराबर भुजा की घात 2। ये 2 इधर आ जाएगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का निशान, और भुजा रह जाएगी अकेले। देखिए, ये किसका वर्गमूल होगा, ये होगा 37 का वर्गमूल। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई है, 37। उस वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ गई है, 37। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका भी कितनी आ जाएगी, 37। ठीक है जी। अब मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, तो मेज की जो लंबाई है, मेज की लंबाई आ जाएगी मेरी 9 + 37 + 37। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 9 + 37 + 9, 9 9 18 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको दिमाग में एक डाउट आया होगा क्या, कि सर ने इतनी जल्दी वर्गमूल कैसे निकाल दिया 37 का। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ के साथ कि वर्गमूल कैसे निकलता है। वैसे हम इसके ऊपर एक पूरी क्लास लेते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, इनके ऊपर पूरी एक क्लास लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो मुझे कमेंट करके बताएं, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलो मैं आपको वर्ग निकालना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन तो आपके लगभग सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। वर्ग निकालना सिखाता हूँ कैसे इसका मैंने वर्ग निकाला। देखिए, 1369 का मुझे वर्ग निकालना था। 1369 का मुझे वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल निकालने का एक तरीका है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, देखिए इसका इकाइकांक क्या है, इसके बाद में है 9। ठीक है जी। तो मुझे 0 से लेकर 9 तक ऐसी संख्या कौन कौन सी है जिनका वर्ग करने पर बाद में कितना आता हो, 9 आता हो। आप कहोगे जी एक तो 3 है, 3 का वर्ग करते हैं तो बाद में कितना देखने को मिलता है, 9।
एक है जी 7, 7 का वर्ग करने पर भी बाद में 7 7 49, बाद में क्या आता है 9। तो ये संख्याएं 1369 का जो भी वर्गमूल होगा उसके बाद में या तो 3 होगा या उसके बाद में क्या होगा 7। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि इन दोनों में से हमें कौन सा लेना पड़ेगा। अब वर्ग के मामले में एक इधर वाली संख्या तो दो छोड़, अब इस 13 को पकड़ो। अब मुझे ये बताओ, ये जो 13 है, 13 ये किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है? आप कहोगे जी देखो 3 के वर्ग के और 4 के वर्ग के बीच में कौन आता है? 13 आता है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो मैं कहूंगा कि आप 3 और 4 में से सबसे छोटे वाला ले लो। सबसे छोटे वाला हमेशा जब भी वर्गमूल निकालोगे तो हमेशा इधर वाला ही लेना है आपको। तो इसका सबसे पहले वर्गमूल का जो भी अंक होगा वो तो आ गया 3। अब मुझे देखना है बाद में 3 लेना है या बाद में क्या लेना है? 7। इनमें से डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? 3 का वर्ग कितना होता है? 9 और इसका कितना होता है? 16। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 13 है यो इस बड़े वाली वो इस बड़े वाली संख्या के ज्यादा पास है या छोटे वाली संख्या के ज्यादा पास है? तो इनके बीच का गैप देख लेते हैं। 9 के और 13 के बीच में कितने का गैप है? 4 का। और 13 के और 16 के बीच में कितने का गैप है? 3 का। तो 13 जो है वो ज्यादा पास इस बड़े वाले के है। किसके पास है? बड़े वाले के ज्यादा पास है। तो इन दोनों में से बड़े वाली संख्या हम क्या करेंगे? ले लेंगे। तो इसका मतलब है ये किसका वर्गमूल आ गया? 13 से 69 का वर्गमूल कितना आ गया? 37 आ गया। हो सकता है आपके समझ में नहीं आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर 20 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला है और आप इसी तरीके से नई चीज़ें सीखना पसंद करेंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपके पास यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, जितनी भी मेहनत है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना तो हम आपको कोई भी कोर्स बेच रहे हैं इसमें, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो भी एग्ज़ाम है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपसे बस यही विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। हमारा बस एक ही टारगेट है कि हम पूरे भारत में जो भी बच्चे दूर दराज से हैं जो क्लास नहीं ले पाते, हम उनको भी पढ़ा सकें। तो आप बस हमारे लिए इतना ही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।